सोचिए, अगर पागलपन कोई बीमारी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे लोगों का सबसे खतरनाक और असरदार हथियार हो, क्या डोनाल्ड ट्रंप की अचानक दी गई धमकियां या बेंजामिन नेतन्याहू के आक्रामक और अप्रत्याशित कदम वाकई उनका नेचर है, या फिर न्यूरोसाइंस और गेम थ्योरी पर आधारित एक बहुत ही सोची समझी रणनीति? आज हम डिकोड करेंगे द मैडमैन थ्योरी की डार्क साइकोलॉजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन रीसेट पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम राजनीति, धर्म या समाज के कूटनीतिक और घुमावदार विचारों में नहीं उलझते, बल्कि हर मुद्दे की गहराई में जाकर उसके पीछे छिपे न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और विज्ञान के ठोस तथ्यों की बात करते हैं। आज हम आपके दिमाग को रीसेट करने के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो पॉलिटिक्स और इंसान के डर को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बिना हथियार उठाए दुश्मन के दिमाग का एमिगडाला हाईजैक कर लेते हैं, कैसे लॉस एवर्जन बायस का डर बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डीप डाइव और समझते हैं उस गेम ऑफ चिकन को जहां अपनी ही गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील बाहर फेंक देना जीत की सबसे बड़ी गारंटी बन जाता है। आखिर ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप ना एक बेहद संकरी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और वो भी शायद बहुत तेज रफ्तार में। बिल्कुल, मतलब करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ पूरा पहाड़, और तभी आप देखते हैं कि सामने से एक दूसरी गाड़ी ठीक उसी रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है। बाप रे, ये तो एकदम सीधा टकराव वाली स्थिति हो गई। वही तो, और नियम बहुत ही सीधा है। जो भी इंसान टक्कर से बचने के लिए अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग पहले मोड़ेगा वो हार जाएगा, गेम ओवर। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी जीत कैसे पक्की करेंगे। सामान्य तौर पे तो लोग यही सोचेंगे कि शायद स्पीड बढ़ा लें या लाइट डिपर दें ताकि सामने वाला डर जाए। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन अगर हम आज के हमारे जो मास्टर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी माने तो जीतने का सबसे अचूक तरीका कुछ और ही है। आपको बस अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील उखाड़ना है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देना है। और हाँ, ये जरूर पक्का करना है कि सामने वाला आपको ऐसा करते हुए देख ले। देखिए, ये सुनने में ना किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन सच बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जो सबसे ऊंचे और खतरनाक स्तर होते हैं वहां ठीक इसी रणनीति का इस्तेमाल होता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही स्थापित वैज्ञानिक अवधारणा है। और इसीलिए आज की हमारी इस डीप डाइव यानी इस गहन चर्चा का विषय भी यही है, मैडमैन थ्योरी का मनोविज्ञान और रणनीतिक अराजकता। आज हम जिन डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो दरअसल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डर के न्यूरोसाइंस और जियोपॉलिटिकल कूटनीति के बेहद जटिल शोध पत्रों का एक पूरा संकलन है। और आज हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हमें ये डिकोड करना है कि क्यों अत्यधिक दबाव वाले वैश्विक मामलों में पूरी तरह से अप्रत्याशित और तर्कहीन यानी इरैशनल दिखना असल में सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावी रैशनल चाल हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले कि हम इस मनोविज्ञान को और खोलें, मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आज हम अपनी चर्चा में अमेरिका, इजराइल या ईरान के कुछ राजनीतिक नेताओं और उनके फैसलों का जिक्र करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। एकदम, मतलब यहाँ हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारी ये चर्चा 100% तटस्थ है। हम इन नेताओं को केवल बिहेवियरल आर्किटेक्ट यानी व्यवहार रणनीतिकार के रूप में देख रहे हैं। हम तो बस इस स्रोत सामग्री में छिपे उस विज्ञान को डिकोड कर रहे हैं जिसका उपयोग ये नेता सामने वाले के मनोविज्ञान को तोड़ने के लिए करते हैं। सही बात है। हमारा पूरा विश्लेषण भावनाओं से एकदम परे है। यह विशुद्ध रूप से इस बात पर केंद्रित है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और गेम थ्योरी के तहत डर का तंत्र कैसे एक्टिवेट होता है। तो चलिए उसी संकरी पहाड़ी सड़क वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मुझे पता है गेम थ्योरी में इसे गेम ऑफ चिकन कहा जाता है। अब मेरी समझ तो ये कहती है कि अगर मैं अपना स्टीयरिंग व्हील बाहर फेंक दूं तो ये तो पूरी तरह से एक आत्मघाती कदम हुआ ना। हाँ,
पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। मतलब अगर मैं सामने वाला ड्राइवर हूँ तो मैं ये क्यों नहीं सोचूंगी कि हम दोनों मरने वाले हैं? इस अजीब से कदम से जीत की गारंटी कैसे मिल जाती है? यही तो इस सिद्धांत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस शेलिंग ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है, द रैशनैलिटी ऑफ इररैशनैलिटी, यानी तर्कहीनता का तर्क। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब आप अपना स्टीयरिंग व्हील बाहर फेंक देते हैं ना, तो आप दरअसल अपने पास मौजूद विकल्पों को हमेशा के लिए खत्म कर रहे होते हैं। सामने वाला ड्राइवर जो अब तक शायद सोच रहा था कि शायद आप आखिरी सेकंड में मुड़ जाएंगे, हाँ, वो वेट कर रहा होगा कि ये अभी मुड़ेगी अभी मुड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन वो अचानक देखता है कि अब आप मुड़ ही नहीं सकते, मतलब आपके पास मुड़ने की क्षमता ही नहीं बची है। ओहो, तो मतलब अब सारी की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से उस सामने वाले पर आ गई। एकदम सटीक। शेलिंग का सिद्धांत यही कहता है कि जानबूझकर अपने विकल्पों को नष्ट करना भी शक्ति का ही एक रूप है। जब विरोधी को यह विश्वास हो जाता है कि आपने पागलपन की हद तक जाकर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है, तो उसके पास तबाही से बचने का केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो खुद ही समझौता करे और अपनी गाड़ी मोड़ ले। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में स्टीयरिंग व्हील को बाहर फेंकने का सीधा सा मतलब है सामने वाले को यह यकीन दिला देना कि आप अपनी धमकियों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो आपके खुद के लिए भी विनाशकारी ही क्यों ना हो। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मतलब गेम थ्योरी के कागजों पर या मैथ्स के समीकरणों में तो ये स्टीयरिंग फेंकना बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन राजनेता कोई रोबोट तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, वो भी इंसानी है। तो असल दुनिया में जब कोई नेता ऐसा अजीब बर्ताव करता है तो सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा होता है? क्या वो आराम से बैठकर केवल जोखिम का कैलकुलेशन करता है या वहाँ कोई बायोलॉजिकल खौफ पैदा होता है? यहीं पर गेम थ्योरी न्यूरोसाइंस से आकर मिलती है। ये केवल एक राजनीतिक चाल नहीं है, ये इंसान के दिमाग के हार्डवेयर को, यानी हमारे एवोल्यूशनरी वायरिंग को पूरी तरह हैक करने का एक तरीका है। मतलब ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर वार करता है जो डर महसूस करता है। हाँ। जब कोई नेता बेहद अप्रत्याशित हो जाता है तो विरोधी के दिमाग में सबसे पहले एमिगडाला हाईजैक की स्थिति पैदा होती है। एमिगडाला यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, जो फ्लाइट या फाइट वाली प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही। सामान्य परिस्थितियों में जब दो देश बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके नेताओं का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो हिस्सा लॉजिक समझता है। हाँ, जो लॉजिक समझता है, ज्ञात जोखिमों का विश्लेषण करता है। लेकिन जब एक नेता पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार करता हो, मतलब एक ऐसा व्यवहार जो किसी भी पैटर्न या कूटनीतिक नियम में फिट ही नहीं बैठता, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। ओहो, मतलब लॉजिक वाला हिस्सा शट डाउन हो जाता है। एकदम। उसे समझ ही नहीं आता कि इस नए और विचित्र खतरे का आकलन कैसे करे, और ऐसी स्थिति में अमिगडाला तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और पूरी तार्किक प्रणाली को दरकिनार कर देता है। तो एक तरह से ये शतरंज खेलते समय ऐसा करने जैसा है कि अचानक कोई एक खिलाड़ी बोर्ड में ही आग लगा दे। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मतलब दूसरा खिलाड़ी अपनी अगली लॉजिकल चाल सोचने के बजाय सिर्फ इस दहशत में आ जाएगा कि अरे अब ये क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से सन्न रह जाएगा और बस अपने मोहरों को बचाने की जद्दोजहद में फंस जाएगा। बिल्कुल। दूसरा खिलाड़ी शतरंज खेलना बंद कर देता है और फायर फाइटर बन जाता है। वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है, और इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए ना एक दूसरा मनोवैज्ञानिक हथियार भी काम करता है। अच्छा, वो क्या है? बिहेवियरल साइंस में से लॉस एवर्जन बायस कहते हैं। हाँ, ये वही बायस है ना जो कहता है कि इंसान को कुछ नया पाने की खुशी से ज्यादा अपना कुछ खोने का डर होता है। बिल्कुल सही। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें 100 रुपए जीतने की जितनी खुशी होती है ना, उससे 2 गुना दुख 100 रुपए खोने का होता है। मैडमैन नेता इसी डर को एक बहुत विशाल पैमाने पर इस्तेमाल करता है। मतलब वो इतना डर पैदा कर देता है कि सामने वाला कुछ पाने की सोचना ही छोड़ दे। हाँ, वो इतनी भयंकर और असंगत तबाही का डर पैदा करता है कि विरोधी का दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस संभावित नुकसान को टालने पर फोकस हो जाता है। इस बड़े नुकसान के खौफ में विरोधी छोटी मोटी मांगें, जैसे कोई विवादित जमीन का टुकड़ा छोड़ना या व्यापारिक समझौते में झुक जाना, बहुत आसानी से मान लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पागल इंसान से थोड़ा नुकसान सह लेना संपूर्ण विनाश से कहीं ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। उसे लगता है कि कम से कम जान तो बची। ये तो सामने वाले की मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से निचोड़ लेने वाली बात हुई।
मतलब वो बेचारा तो हमेशा डिफेंस मोड में ही रहेगा। और इसे ही हमारे न्यूरोसाइंस के डॉक्यूमेंट्स में कॉग्निटिव ओवरलोड कहा गया है। आप खुद किसी देश की खुफिया एजेंसियों और रणनीतिकारों की स्थिति की कल्पना कीजिए। उनका काम क्या है? पैटर्न पहचानना। हाँ, वो हर चीज का एक पैटर्न ढूंढते हैं। लेकिन जब सामने वाला लगातार अजीब, आक्रामक और एकदम बेमेल बयान देता है, तो वे हर एक बयान को डिकोड करने की कोशिश में अपनी पूरी प्रोसेसिंग बैंडविड्थ लगा देते हैं। मतलब उनका पूरा सिस्टम इसी बात में उलझ कर रह जाता है कि ये असली धमकी थी या सिर्फ एक और ब्लफ। ये उन्हें एक अंतहीन रक्षात्मक स्थिति में धकेल देता है। सही कहा, वो बस रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो विश्व स्तर पर इस स्टीयरिंग व्हील को बाहर फेंकने वाले सिद्धांत का पहली बार व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल कब हुआ था? आधुनिक इतिहास में इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें 1969 के वियतनाम युद्ध के दौरान मिलता है। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस सिद्धांत को एक आधिकारिक सरकारी रणनीति का रूप दे दिया था। अच्छा, निक्सन ने इसे ऑफिशियली इस्तेमाल किया था? हाँ, निक्सन चाहते थे कि सोवियत संघ और उत्तरी वियतनाम अमेरिकी शर्तों पर समझौता कर लें, लेकिन उनकी पारंपरिक कूटनीति विफल हो रही थी, बात बनी नहीं रही थी। हमारे मास्टर डॉक्यूमेंट्स में निक्सन और उनके चीफ ऑफ स्टाफ HR हेल्डमैन की एक बातचीत का टेप मौजूद है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। निक्सन ने कहा था, मैं इसे मैडमैन थ्योरी कहता हूं बॉब। बस उन तक ये बात पहुंचा दो कि निक्सन कम्युनिज्म को लेकर पागल है और उसका हाथ न्यूक्लियर बटन पर है। हाँ, ये बहुत ही मशहूर कोट है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सोवियत संघ ने सच में इस बात पर यकीन कर लिया था? मतलब क्या वो इतने भोले थे कि सिर्फ बातों में आ जाए? देखिए, वे भोले बिल्कुल नहीं थे, और इसीलिए निक्सन ने सिर्फ बातें ही नहीं की। इस ब्लफ को असली दिखाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन जायंट लॉन्च शुरू किया। ये ऑपरेशन जायंट लॉन्च क्या था? निक्सन ने लाइव थर्मोन्यूक्लियर हथियारों से लैस 18 B-52 बॉम्बर्स को सोवियत सीमा के पास उड़ान भरने का सीधा आदेश दे दिया। ये एक अभूतपूर्व और अत्यधिक खतरनाक कदम था। बाप रे, ये तो सच में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील निकालकर सोवियत संघ के सामने फेंकने जैसा था। सीधे न्यूक्लियर बॉम्बर्स भेज दिया। बिल्कुल। और जब सोवियत रेडार्स ने देखा कि अमेरिकी परमाणु बॉम्बर्शक बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके दरवाजे पर मंडरा रहे हैं, तो उनका एमिगडाला हाईजैक हो गया। दहशत तो फैलेगी ही। एकदम। सोवियत नेतृत्व में ये दहशत फैल गई कि निक्सन सच में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और किसी भी पल परमाणु युद्ध शुरू कर सकते हैं। इससे सोवियत संघ पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बन गया कि वो उत्तरी वियतनाम को बातचीत की मेज पर लाएं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? निक्सन ने तो शीत युद्ध के चरम पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके ये खौफ पैदा किया, लेकिन आज के समय में जहां स्थितियां काफी अलग हैं, आज की बिहेवियरल आर्किटेक्ट इस टूल का उपयोग कैसे कर रहे हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप को इस रणनीति का एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण बताया गया है। हाँ, क्योंकि आधुनिक युग में इस सिद्धांत का रूप थोड़ा बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे निगोसिएशन बाय शॉक में बदल दिया है। यहाँ परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ सूचना और कूटनीतिक नियमों का इस्तेमाल ही हथियारों की तरह होता है। लेकिन कई लोग तर्क देंगे कि ट्रंप का व्यवहार तो सिर्फ उनका व्यक्तिगत स्वभाव है, वो सिर्फ अनियमित या इराटिक हैं। इसमें गेम थ्योरी या रणनीति कहाँ से आ गई? बाहर से भले ही ये सिर्फ एक स्वभाव लगे, लेकिन हमारे दस्तावेज स्पष्ट रूप से इसे एक स्ट्रक्चरल बिहेवियरल टैक्टिक मानते हैं। इसे रिस्क प्रीमियम के नजरिए से देखिए। हाँ, जब ट्रंप अचानक नाटो सहयोगियों को सैन्य सुरक्षा न देने की बात करते हैं या चीन पर बिना किसी पूर्व सूचना के भारी टैरिफ लगाने की खुलेआम धमकी देते हैं, तो वो विरोधी की मनोवैज्ञानिक गणना में रिस्क प्रीमियम को बहुत ऊंचा कर देते हैं। रिस्क प्रीमियम मतलब जोखिम का लेवल बढ़ा देना। मतलब विरोधी के लिए ये अनुमान लगाना एकदम असंभव हो जाता है कि इनका अगला कदम क्या होगा। हाँ, इसे डॉक्यूमेंट्स में डिप्लोमैटिक मैट्रिक्स को तोड़ना कहा गया है। आप देखिए, दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक तय स्क्रिप्ट पर चलती आई है। बंद कमरों में बैठकें, बैक चैनल वार्ता हैं। हाँ, सब कुछ बहुत नपातुला और शांत होता है। लेकिन रातों रात सोशल मीडिया पर किए गए ऐलान उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ कर रख देते हैं। विरोधी नेता और उनके विश्लेषक पूरी तरह से रिएक्टिव स्थिति में आ जाते हैं। मतलब वो अपनी चाल सोचने के बजाय सिर्फ ये समझने में ऊर्जा खर्च करते हैं कि आज की इस नई धमकी के पीछे का गणित क्या है। ये तो आधुनिक कूटनीति में कॉग्निटिव ओवरलोड का सबसे सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, उनका दिमाग बस उसी ट्वीट को डिकोड करने में लगा रहता है। अच्छा,
ये तो हुई व्यापार और कूटनीतिक गठबंधनों की बात, लेकिन जब स्थिति सर्वाइवल यानी सीधे तौर पर अपना अस्तित्व बचाने की हो, तो ये सिद्धांत कैसा रूप लेता है? स्रोत सामग्री में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दृष्टिकोण को एक सर्वाइवलिस्ट वेरिएंट के रूप में विश्लेषित किया गया है। ये बहुत ही इंटेंस है। नेतन्याहू की रणनीति सैन्य शक्ति और मैडमैन थ्योरी का एक बहुत ही आक्रामक मिश्रण है। इसमें दहिया डॉक्ट्रिन या जिसे हम डिस्प्रोपोर्शनेट डिटरेंस कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट डिटरेंस मतलब असंतुलित प्रतिक्रिया? हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि यदि दुश्मन एक मिसाइल दागता है तो आपकी प्रतिक्रिया समानुपातिक नहीं होगी। इसके बजाय आप उस पूरे इलाके को ही समतल कर देंगे। अगर हम इसे पारंपरिक सैन्य रणनीति के नजरिए से देखें तो ये तो पूरी तरह से असंतुलित और तर्कहीन लग सकता है। क्या ये सिर्फ अंधाधुंध आक्रामकता नहीं है? बाहरी तौर पर ये आक्रामकता ही लगती है, लेकिन गेम थ्योरी में इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और ठंडा गणित है। इसे कमिटमेंट प्रॉब्लम को हल करना कहते हैं। वो कैसे? जब नेतन्याहू अमेरिका या यूएन जैसी महाशक्तियों द्वारा खींची गई रेड लाइंस को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, तो वो दुनिया को एक बहुत कड़ा संदेश दे रहे होते हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो गेम थ्योरी में इसे क्रेडिबिलिटी थ्रू एक्सट्रीमिटी यानी चरम सीमा के माध्यम से विश्वसनीयता बनाना कहते हैं ना? बिल्कुल, वो ये साबित करते हैं कि वो एक घिरे हुए बाघ यानी कॉर्नर टाइगर हैं। और आप जानते हैं, एक घिरा हुआ बाघ ये नहीं सोचता कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं। वो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा घातक होता है। और जब दुश्मन ये देखता है कि सामने वाला तो अपने सबसे बड़े सहयोगियों की चेतावनियों को भी दरकिनार करने को तैयार है, तो दुश्मन की फैसले लेने की क्षमता लकवाग्रस्त हो जाती है। सही कहा। दुश्मन को एहसास हो जाता है कि यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क काम नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाला तो रिस्क की परवाह ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने देखा कि अमेरिका या इजराइल जैसे देश जिनकी सैन्य और आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है, वे इस मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर कोई देश सीधे तौर पर मैडमैन जैसा बर्ताव नहीं कर सकता, मतलब जिसके पास न तो अमेरिका जैसी ताकत है और न ही वो खुले तौर पर पारंपरिक युद्ध झेल सकता है, तो वो इस रणनीति का मुकाबला कैसे करता है? हमारे डॉक्यूमेंट्स में ईरान का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया गया है। ये ना इस रणनीति का एक पूरी तरह से अलग और रक्षात्मक पहलू है। ईरान एक देश के स्तर पर सीधा युद्ध या मैडमैन रणनीति नहीं अपनाता। इसके बजाय वो इस पूरी रणनीति को लगातार निम्न स्तर की अप्रत्याशिता यानी कंटिन्यूअस लो ग्रेड अनप्रेडिक्टेबिलिटी में बदल देता है, जिसे हम प्रॉक्सी वॉरफेयर के रूप में देखते हैं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हिजबुल्लाह या हुती का उपयोग करके। हाँ बिल्कुल, ईरान एक सीधे टकराव के बजाय एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसका न्यूरोलॉजिकल प्रभाव ये है कि दुश्मनों को कभी ये पता ही नहीं चलता कि अगला हमला कहाँ से होगा, कौन करेगा या उसका स्तर क्या होगा। अरे ये तो वैसा ही है जैसे आपको पता हो कि आपके कमरे में कहीं एक टाइम बम रखा है, उसकी टिक टिक की आवाज भी आ रही है लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे, और सबसे डरावनी बात, आपको ये भी नहीं पता कि वो कब फटेगा। नहीं देती। ये एक कॉग्निटिव ड्रेन है। मतलब दिमाग हर वक्त हाई अलर्ट पर रहता है। बिल्कुल, बिना किसी पूर्ण युद्ध को ट्रिगर किए ये रणनीति दुश्मन की मानसिक ऊर्जा, उसके सैन्य संसाधनों और सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से थका देती है। स्रोत सामग्री इसे असममित थकावट या असिमेट्रिक एग्जॉशन का नाम देती है। दुश्मन लड़कर नहीं बल्कि लगातार इंतजार करते करते और अलर्ट रहते रहते ही टूट जाता है। एकदम सही। ये एक स्लो पॉइंट है जहां दुश्मन खुद ही हार मान लेता है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जो इस चर्चा को सुनने वाले हर व्यक्ति के मन में आ रहा होगा, अगर ये मैडमैन रणनीति, ये स्टीयरिंग व्हील बाहर फेंकने का तरीका इतना ही असरदार है और ये इंसान के दिमाग को इतनी आसानी से हैक कर लेता है, तो इसका इस्तेमाल हर कोई क्यों नहीं करता? इसकी जानलेवा खामियां क्या हैं? करती है। पहला है बॉय हु क्राइड वुल्फ इफेक्ट। यानी वो भेड़िया आया वाली बचपन की कहानी जहां बार बार झूठ बोलते हैं और अंत में कोई आप पर विश्वास ही नहीं करता। ठीक वही। अगर कोई नेता लगातार पागलपन का दिखावा करता है, बहुत भयानक धमकियां देता है, लेकिन जब सच में टकराव का समय आता है और वो पीछे हट जाता है, तो उसकी डिटरेंस क्रेडिबिलिटी रातों रात शून्य हो जाती है। दुश्मन को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक खोखला ब्लफ था। हाँ,
और गेम थ्योरी का निर्मम नियम यह है कि एक बार अगर ब्लफ पकड़ा गया ना, तो मैडमैन थ्योरी उस नेता के लिए हमेशा के लिए बेकार हो जाती है। फिर उसकी किसी भी धमकी का कोई मनोवैज्ञानिक असर नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरा खतरा क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सबसे खौफनाक परिदृश्य है, एक्सीडेंटल कैटास्ट्रोफिक एस्केलेशन, यानी दुर्घटनाग्रस्त विनाश। जरा सोचिए क्या होगा अगर आमने सामने खड़ी दोनों ही गाड़ियां मैडमैन थ्योरी खेलने लगे। हे भगवान, मतलब दोनों ही ड्राइवर ये सोचकर अपने अपने स्टीयरिंग व्हील निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दें कि सामने वाला डरकर मुड़ जाएगा। तब तो गणित के अनुसार क्रैश होना 100% निश्चित है। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा अंधा मोड़ है। अगर दोनों पक्ष ये सोचकर अप्रत्याशित व्यवहार कर रहे हैं कि सामने वाला झुक जाएगा, तो विनाश एकदम तय है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में थोड़ी सी भी गलतफहमी या सामने वाले के ब्लफ को गलत पढ़ने का मतलब है एक ऐसा पूर्ण युद्ध भड़क जाना जो शायद दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी यही याद दिलाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कुछ ऐसे ही मनोवैज्ञानिक गलत अनुमानों और तनावों के कारण हुई थी, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है जहां ये थ्योरी बुरी तरह फेल हुई। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बर्ताव हमें अक्सर पागलपन या तर्कहीन लगता है, वो वास्तव में एक बहुत ही ठंडी, कैलकुलेटेड और वैज्ञानिक रूप से गढ़ी गई चाल होती है। बिल्कुल, इसके पीछे पूरा एक साइंस है। ये कोई अचानक आया गुस्सा नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जो सीधे तौर पर हमारे दिमाग की न्यूरोसाइंस, हमारे एमिगडाला, हमारे नुकसान के डर और हमारी मानसिक ऊर्जा से खेलता है। ये कूटनीति कम और इंसानी दिमाग को हैक करने की कला ज्यादा है। गेम थ्योरी के इन जटिल समीकरणों और न्यूरोसाइंस के इस अद्भुत तालमेल को इतनी गहराई से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मजा आया। अब आखिर में हम इस चर्चा को सुनने वाले हम सभी लोगों के लिए सोचने को एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। देखिए, आज हमने पूरी चर्चा में बात की कि कैसे इंसान एक दूसरे के मनोविज्ञान को तोड़ने के लिए मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। इंसानों के पास एमिगडाला होता है, भावनाएं होती हैं, डर होता है। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे हम भविष्य की भू राजनीति और युद्ध नीति को तय करने के लिए तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या होगा अगर कल कोई शक्तिशाली एआई एल्गोरिदम गेम थ्योरी के इन लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करे? अगर मशीन लर्निंग ये सीख ले कि जीतने का सबसे सुरक्षित और गणितीय रूप से पक्का तरीका तार्किक होना नहीं बल्कि पूरी तरह से पागल और तर्कहीन बर्ताव करना है, क्या भविष्य की कूटनीति में ठंडे दिमाग वाली मशीनें भी जीतने के लिए जानबूझकर मैडमैन बन सकती हैं? क्या एक एल्गोरिदम भी अपनी डिजिटल गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील खिड़की से बाहर फेंकना सीख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। अरे, इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय का विश्लेषण करना मेरे लिए भी एक बहुत ही विचारोत्तेजक अनुभव रहा। आज की ये विस्तृत गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।